नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। जॉर्डन में भूखे भेड़ियों की टेबल सजी है सीरिया को लेकर। सारे भेड़िए अपने दलालों के साथ वहां बैठे थे जिनका कुछ साल पहले तक पूरी दुनिया में काला राज था। शायद लूट के माल पर बंटवारे को लेकर बैठक हुई। बस जिसके नाम पर दावत थी यानी सीरिया, वही वहां नजर नहीं आया। उसकी चिंता करने वाले बाकी सब थे। कतर जैसे देश भी जो अभी 40-50 साल पहले तक ऊंट पर चढ़कर खजूर तोड़ते थे, करीब करीब 5 से 10 हजार साल पुरानी सभ्यता वाले सीरिया को सिविलाइज्ड करने के लिए अरबों के साथ वे बैठकें कर रहे थे। जो अभी 300 साल पहले तक कच्चा मांस खाते थे और आज भी उनकी थाली में भुना आलू, मांस और मैदा देखकर पता चलता है कि 300 साल पहले तक कितनी कंगाल सभ्यता थी उनकी। बांग्लादेश को लेकर भी कुछ इसी तरह टेबल सजाने की फुल प्रूफ योजना थी दोस्तों। बियॉन्ड बॉर्डर में इसी मुद्दे पर बात होगी कि कैसे मोदी ने उस योजना को ध्वस्त कर दिया बिना एक गोली चलाए, और वह भी आपकी ताकत से। वे लोग भूल गए थे कि इधर मोदी एंड टीम बैठी है जो चाहे खून का घूंट ही क्यों ना पीना पड़े, पहले थकाती है, पस्त करती है और उसके बाद मनचाही कुटाई और ठुकाई। मोदी ना तो भूलते हैं ना भूलने देते हैं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। अब ठोकेंगे कब और कैसे वही जाने। मोदी की राजनीति का असल में यही मंत्र भी है। बियॉन्ड बॉर्डर्स का ये एपिसोड अंत तक तसल्ली से देखें। बेहतर रीच के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी दें जो हमारे लिए मायने रखती है। पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, किस मकसद से हुआ, उसे एक ताजा धमाकेदार खबर के जरिए जान लेते हैं। फिर एक एक कर मोदी, जयशंकर और डोभाल की तिकड़ी ने किस धैर्य के साथ किस तरह बांग्लादेश का एंड गेम डिजाइन किया कि अब भारत चाहे जैसे चाहे वैसे बांग्लादेश के जिहादियों का हश्र करे। चाहे तो चौराहे पर लटका दे या फिर 5 फीट नीचे जमीन में गाड़ दे या फिर लादेन की तरह पत्थर बांधकर बंगाल की खाड़ी में कहीं दह दे यानी डुबो दे। दोस्तों, हिज्ब उत तहरीर एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन है जिसे पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। कुछ बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में, कुछ बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट की तमाम रिपोर्ट्स में सामने आ रहा कि बड़े पैमाने पर हिज्ब के आतंकियों को आईएसआई ने भारत को अस्थिर करने और बांग्लादेश में अराजकता फैलाने के लिए ट्रेन किया था। यह संगठन शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले ही सक्रिय हो गया था बांग्लादेश में। हिज्ब का बांग्लादेश में भी तगड़ा नेटवर्क है और इस्लामिक आतंकी संगठनों के साथ इसके रिश्ते हैं। मोसाद और इजराइल ने भी इसके अंतरराष्ट्रीय मंसूबों को कई बार उजागर किया है। साल 2005 में जब बांग्लादेश में एक साथ कई दर्जन धमाके होते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और समूचा बांग्लादेश दहल जाता है, तब 2009 में शेख हसीना को इसे बैन करना पड़ा क्योंकि उसके बाद आतंकी घटनाएं बढ़ गई थी। यह वही समय है जब दुनिया 2007 की मंदी से परेशान थी और अमेरिका में ओबामा प्रशासन का राज था। तब ट्यूनीसिया में अरब स्प्रिंग हुआ जिसने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। आंच सीरिया तक पहुंची थी जो अभी अलकायदा, इस्लामिक स्टेट के लेटेस्ट वर्जन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के हाथों ढहा। आंच बांग्लादेश तक भी पहुंची थी लेकिन शेख हसीना की कोशिशों ने उसे रोक दिया था। HTS का अमेरिका के साथ संबंध है और अभी जॉर्डन में एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि सीरिया में अस्थायी शांति के लिए वह HTS के साथ, अमेरिका HTS के साथ संपर्क में था। दोस्तों, बात शांति और लोकतंत्र की हो, ईमानदारी की हो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे उसके यार भला कैसे चुप बैठे रह सकते हैं, या टोली कैसे चुप रह सकती है। कोविड, इजराइल हमास और रूस यूक्रेन की जंग के बाद जब अमेरिका समेत दुनिया को 2007 जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा था, उस वक्त बांग्लादेश में भी लोकतंत्र खतरे में आ गया। चुनाव में बेईमानियां की जाने लगी तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे।
फिर पाकिस्तान जिसे आतंकी वजहों से उसकी मदद बंद कर दी गई थी, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, वह अचानक से सुधर गया और उसे आईएमएफ के जरिए मोटा लोन सैंक्शन करके दिया गया या सैंक्शन किया गया। कुछ किस्तें मिली, कुछ बकाया है। इसके बाद बांग्लादेश में चंदाखोर सड़कों पर उतरने में सक्षम हो गए। हिज्ब ने अलकायदा के बंगाली वर्जन अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के साथ एक्शन दिखाया। बाइडेन का अमेरिकी टट्टू मोहम्मद यूनुस, उसने छात्रों मजदूरों के संगठन खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी को लेकर शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। हिज्ब और अंसरुल्लाह जैसी टीमों ने समूचे बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार किया और इस्लामिक एजेंडा चलाया और एक एक कर मोहम्मद यूनुस उनके मंसूबों को पूरा करता गया सत्ता में बैठकर। क्या चलाया गया? शरिया कानून लागू करने के लिए कैंपेन, ईस्ट निंदा जैसे फर्जी मामलों पर हिंदुओं का नरसंहार के लिए सेना और पुलिस का भी इस्तेमाल, भारत विरोधी कैंपेन, बंगाली नारे, जोय बंगाल को हटाना जो एक मुस्लिम की याचिका पर बांग्ला कोर्ट की वजह से अमल में आया था, बंगाली नोट पर मुजीब का फोटो हटाकर उसकी जगह मजारों मस्जिदों की तस्वीर लगाने का आदेश जारी करना, होटलों पर बीफ बेचने का दबाव बनाना, साड़ी का विरोध करना, बुर्के हिजाब को अनिवार्य करने और उर्दू फारसी को इस्लामिक जुबान के रूप में स्वीकार करने की योजना, म्यांमार में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए रोहिंग्या के मुद्दे को उठाना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाने की घोषणा जैसी अनगिनत चीजें शामिल हैं। डंके की चोट पर कह रहा हूं दोस्तों, अब तक 144 से ज्यादा खूंखार आतंकियों और इस्लामिस्ट अपराधियों को जेलों से छोड़ा गया। योजना के तहत जेल ब्रेक से आतंकियों को भगाना और उन्हें ना पकड़ पाने का ड्रामा पेश करना दुनिया के सामने। क्यों भला? बांग्लादेश में सिविल वॉर कराने, उसकी आंच में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक स्थिरता को तबाह करना। पहले से ही बर्बाद बांग्लादेश का तो कुछ होगा नहीं, नुकसान तो भारत का होता। और चीन पर नकेल कसने के लिए विदेशियों को, गोरों को एक जमीन देना ताकि सीरिया की तरह ही बांग्लादेश को लेकर भी टेबल पर कुछ गोरे बैठ सकें, जैसे जॉर्डन में बैठे नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों के जरिए भारत को उकसाने की योजना थी, वैसे ही जैसे निक्सन एंड कंपनी ने 1971 में उकसाया था और अपनी सरकार बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने शरणार्थी संकट का हवाला देकर बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है यानी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। बाद में तमाम खालूजान पाकिस्तान तोड़ने को लेकर इंदिरा गांधी से, कांग्रेस से नाराज हो गए तो इंदिरा ने तुष्टीकरण का मरहम लगा के उन्हें सहलाया। चेक कर लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा यूं ही फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद नहीं पहुंचती। खैर दोस्तों, मोदी स्थायी समाधान के लिए क्या कर रहे हैं अब उसे भी समझ लेते हैं। मोदी टोटली किलर हैं, जैसा कि ट्रंप कहता है। भारत तुर्की के संबंध को कभी भी मोदी एर्दोआन के संबंध से आंका नहीं जा सकता, वहां से समझा नहीं जा सकता। समाधान के लिए हमें आपको सिकंदर पोरस, चंद्रगुप्त सेल्यूकस के नजरिए से चीजों को देखना होगा। मोदी का चश्मा दोस्तों दूसरा है। यही वजह है कि उन्हें तुर्की, अरब, यूरोप या पश्चिम की जरूरत यानी मोदी को, उनकी मजबूती और उनकी कमजोरी मोदी को कायदे से पता है। तो मोदी भेड़ियों को जब भूख लगती है उतनी मात्रा में बोटी फेंक कर दूर किए रहते हैं और इधर अरबी, तुर्की, यूरोपीय नक्कालों को सुई चुभो चुभो कर ठोकते हैं। मोदी ने, भारत ने बांग्लादेश के मसले पर धैर्य दिखाया, उलझे नहीं और एक प्लान के साथ आतंकियों, जिहादियों, उनके सफेद पोश सरगनाओं के मंसूबों को ध्वस्त किया, कांग्रेस को घुटनों पर बिठाया। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश में साफ कहा था, भारत का हर पड़ोसी के साथ रिश्ता है, भारत हर पड़ोसी के साथ रिश्ता चाहता है, लेकिन उसका कमिटमेंट किसी पार्टी, किसी सरकार और किसी नेता के लिए नहीं है, केवल बांग्लादेश के लोगों के लिए भारत का कमिटमेंट है। यही बात
तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी दोहराई और यही बात संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी दोहरा चुके कि हमारा कमिटमेंट बांग्लादेश के लोगों के लिए है। इसका मतलब जानते हैं आप, यह वही कमिटमेंट है जिसके आधार पर इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में सेना भेजी थी। भारत पाकिस्तान में कभी भी घुसने का अधिकार रखता है, यह वही कमिटमेंट है। और मोदी जब चाहें पाकिस्तान में घुस जाएं, बांग्लादेश में घुस जाए, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, यह वही कमिटमेंट है। लेकिन यह 1971 की तरह रिचर्ड निक्सन के मंसूबों पर तय नहीं होगा। टाइम मोदी डिसाइड करेंगे और वह नजदीक है। बाकी मोदी बीमारी के स्थायी इलाज के लिए पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी पस्त कर चुके हैं। कैसे, अब यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, सीमा कागज पर खींची गई लकीर भर से तय नहीं हो जाती। ना तो नाम में सुलेमान लिखने भर से कोई अरबी या तुर्की बन जाता है। मलदाह आम खाने वालों को खजूर की आदत नहीं है। आपको धोखा हुआ है। वे कभी सजदे में नहीं थे। मोदी को पता है कि बांग्लादेश में सजदे में झुके शेख हसीना के तमाम अब्बूजान भरे पड़े हैं, जैसे 71 में थे। वहां मुजीबुर रहमान कोई दूध का धुला थोड़े था। नोवा खाली करके उसने पाकिस्तान लिया था और जब उन्हें पता चला कि खजूर ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, इंदिरा के साथ मलदाह आम खाने चल निकले। पिछले कई एपिसोड में बताया गया है कि कैसे यूनुस को उखाड़ कर वहां तमाम लोग मलदाह आम खाने के लिए कतार में लग रहे हैं और रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी 4-5 चीजें योजना के तहत कर रहे हैं। पहला, बांग्लादेश के ऊपर जो शांत लोकतांत्रिक चादर भारत की वजह से पड़ी हुई थी, उसे उतारकर मोदी ने पूरी तरह से फेंक दिया है और बांग्लादेश को नंगा कर दिया है। और इसे आपकी आवाज ने भी संभव बनाया। दोस्तों, पश्चिमी देश नैरेटिव बनाकर सही को गलत और गलत को सही साबित किया करते थे, लेकिन आपकी वजह से पश्चिम एक भी प्रोपगेंडा बांग्लादेश को लेकर के नहीं चला पाया, सेट नहीं कर पाया। बांग्लादेश, जिसका आतंकी चेहरा पाकिस्तान से भी ज्यादा भयानक और बदसूरत है, आज की तारीख में पूरी दुनिया देख रही है और सवाल कर रही है कि अमेरिका ने किस वजह से मोहम्मद यूनुस को नोबेल दिया था, और वह भी शांति का। बांग्लादेश और वहां की राजनीति का टेरर नेक्सस आज की तारीख में मोदी की वजह से, आपकी वजह से उजागर हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का घुसना बांग्लादेश में, आतंकियों अपराधियों को रिहा करना, अदालतों से रसूखदार अपराधियों को रिहा करना, चिन्मय दास जैसे निर्दोष हिंदू संत को आतंकी साबित करने की कोशिश करना, इस्कॉन को आतंकी संगठन बताने की कोशिश करना, पूरी दुनिया ने इन चीजों को देखा। तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की है और कर रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन है सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। इसने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश में किस तरह शेख हसीना की सरकार जाने के बाद एक योजना के तहत हिंदू मंदिरों, हिंदुओं पर हमले किए गए। ब्रिटिश संसद को आवाज उठानी पड़ती है। यूरोपीय यूनियन को कानून व्यवस्था का, बांग्लादेश के कानून व्यवस्था का सवाल खड़े करना पड़ता है। और इजराइल ने भी मुखरता से हिंदुओं की हत्या का सवाल उठाया है। और आखिरकार चीजों को खारिज करने वाला यूनुस भी यह मानता है कि हां, सिर्फ 88 मामले हिंदुओं के उत्पीड़न के हुए थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को बयान देना पड़ा, और ये जो फिलिस्तीन का झंडा लेकर हमारी संसद में टहल रही हैं, उन्हें भी गोलमोल बयान देना पड़ता है। बाइडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस को कहना पड़ता है कि बाइडेन की बांग्लादेश के हालात पर नजर है। अमेरिकी संसद में वहां के सदस्यों ने मामला उठाया है। पश्चिमी दुनिया के हर हिस्से में हिंदुओं ने खड़े होकर आवाज बुलंद की है। भारत ने घेर लिया और बाइडेन को, उनके एजेंटों को अब दुनिया भर में मुंह छिपाते हुए घूमना पड़ रहा है। अब सवाल उन लोगों पर हो रहे हैं जिन्होंने शेख हसीना को हटाने के लिए तमाम तरह के आरोप लगाए थे। कौन आएगा मोहम्मद यूनुस को मोदी के जबड़े से बचाने, मोदी के चंगुल से बचाने?
पाकिस्तान को भी मोदी जयशंकर की जोड़ी ने ऐसे ही घेरा था। बाकी काम तालिबान ने किया, बलूचों ने किया। तालिबान तो भारत के एक इशारे भर का इंतजार कर रहा है। जैसे अमेरिका सीरिया में शांति के लिए बैठ सकता है, वैसे ही भारत शांति के लिए अफगानिस्तान में क्यों नहीं बैठ सकता। बांग्लादेश के लिए भी अराकान आर्मी पर्याप्त है। बांग्लादेशी जिहादियों के लिए भी मिस्टर अज्ञात पर्याप्त हैं। जेल ब्रेक से भागे आतंकियों को यूनुस नहीं खोज पा रहा, लेकिन यकीन रखिए मिस्टर अज्ञात खोज लेंगे। बांग्लादेश किसी मंच पर आज की तारीख में बोल नहीं सकता। खुद को भारतीय बताकर विदेशों में झाड़ू पोछा करने वाले बांग्लादेशी वैसे ही लात मार के भगाए जाएंगे जैसे पाकिस्तानी भिखमंगों को दुनिया भर से भगाया जाता है। घुसपैठ की समस्या का अस्थायी इलाज मोदी कर रहे हैं। एक अनुमान है दोस्तों कि भारत में करीब 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। भारत की योजना इन्हें खोज कर वापस बांग्लादेश भेजने की है ताकि वहां आलू प्याज की मांग और बढ़े। यूनुस फॉरेक्स रिजर्व और ज्यादा खर्च करे, खाने पीने पर खर्च करे। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर जगह से घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं। एक अकेले हैदराबाद में 10,000 फर्जी राशन कार्ड और हजारों मतदाता कार्ड सामने आ चुके हैं। इनसे पासपोर्ट आज बनवाने की बात भी सामने आ रही है और इन्हीं पासपोर्ट्स के जरिए भारत के नाम पर अरब में ऊंट चराने की नौकरियां करने जाते हैं ये घुसपैठिए। लाखों के फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटीज में घुसे जिहादियों को खोजकर बाहर फेंका जा रहा। आधे घुसपैठिए भी अगर निकाल फेंके जाएंगे तो एक युद्ध से भी ज्यादा असर बांग्लादेश पर होगा। बांग्लादेश के पास दोस्तों ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, $20 बिलियन के नीचे, जो राशन खरीदने में और नीचे जा चुका होगा, क्योंकि वह भारत की बजाय पाकिस्तान और दूसरे देशों से आयात कर रहा है। यह भारत की योजना के लिहाज से ही बेहतर है। वहां खाना पीना पहनना वही है जो भारत में है। अब पाकिस्तान से या अरब से बांग्लादेश जो भी मंगा रहा है असल में वह भारत से ही जा रहा है, मसाले से तेल तक सब कुछ। लेकिन जो चीज पहले सीधे आती थी अब उसमें 2 बिचौलिए शामिल हो गए, एक अरब और दूसरा पाकिस्तान। जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें अब पहले सऊदी में जाती हैं, फिर वहां से पाकिस्तान खरीदता है और फिर बांग्लादेश लेकर जाता है। खर्च बढ़ रहा है, तो जो चीज पहले ₹1 में मिलती थी अब वही चीज ₹1.5 से ₹2 में मिल रही है। भारत ने भी पाकिस्तान को इसी गणित से कटोरा हाथ लेने को मजबूर किया था। वहां आटे तेल की लूट मच गई थी। चूंकि अरब देश मुनाफा कमा रहे तो मोदी के साथ खड़े हैं, बाकी उन्हें बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों से क्या मतलब। मोदी ने 10 साल से अरबों के मुंह में यही बोटी डालकर उन्हें न्यूट्रल किया हुआ है। यही हाल अस्पतालों का भी है। भारत के अस्पतालों में 12 लाख बांग्लादेशी हर साल इलाज के लिए आते हैं, ज्यादातर गंभीर किस्म के। भारत के अस्पतालों ने इलाज के लिए मना कर दिया है और उधर सरकार ने भी मेडिकल वीजा जो है तमाम उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब इन बांग्लादेशियों को इलाज के लिए चीन, मलेशिया जैसे दूसरे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले झोला उठाकर टेंपो में बैठकर पैदल पैदल टहलते हुए कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी पहुंच जाते थे। अब बीजिंग या कुआलालंपुर जाने के लिए, आने जाने के लिए उतने पैसे खर्च करने होंगे जितने में उनका भारत में इलाज हो जाता था। कुछ ही फॉरेन रिजर्व बचा है जो सर्दियां खत्म होते होते यकीन मानिए खाने पीने की चीजों को ही खरीदने में खर्च हो जाएंगी। कमाई है नहीं, बेकारी का आलम जोरदार है, आंदोलनों की वजह से फैक्ट्रियों पर ताले पड़ गए हैं और अब वहां की कॉटन इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट हो रही है। तिरुपुर में, सूरत में, लुधियाना में और नोएडा में, जो गढ़ भी हैं भारत के। कॉटन इंडस्ट्री ही बांग्लादेश की जान है। साल 2023 में बांग्लादेश ने $47 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। यह दुनिया में तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन। भारत इस लिस्ट में 6वें नंबर पर था।
दोस्तों, बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट का अकेले 92% कपड़ों का एक्सपोर्ट ही है, जबकि कच्चा माल भारत ही देता है। गुड जेस्चर के लिए भारत ने बांग्लादेश खाता पीता रहे इसलिए कभी हाथ नहीं डाला, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। अब कहां जा रहा है बिजनेस? लिवाइस जैसे ब्रांड बांग्लादेश से निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है यूरोपीय यूनियन ने यूं ही बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार का मुद्दा उठाया था और वहां कानून व्यवस्था को लेकर के बांग्लादेशी सरकार की आलोचना की थी? सब मौका तलाश रहे हैं और चाहते हैं कि उनका एक प्रतिद्वंदी निपट जाए। चीन क्यों चुप है? वह भी ऐसा ही चाहता है। बांग्लादेश का बिजनेस भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन और तमाम दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहा है। अभी आईपीएल को लेकर स्ट्राइक बाकी है। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह हो गया और उनके क्रिकेटर आज की तारीख में रोजी रोटी के लिए तरस गए, वही हाल बांग्लादेश का भी होगा। भारत ने ही बांग्लादेश को क्रिकेट में बढ़ाया तो भारत उसे बर्बाद भी कर सकता है। क्रिकेट इंडस्ट्री भी बांग्लादेश के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की कमाई का एक बड़ा जरिया है। विश्व चैंपियन पाकिस्तानी आज की तारीख में दोस्तों रोजी रोटी के लिए परेशान है, क्योंकि ये भारत को जख्म भी देते रहते हैं और भारत की वजह से ही जिंदा है। अब ऐसा नहीं होगा। इन चीजों की वजह से बांग्लादेश में लोगों की आंख खुल जाएगी और बाकी भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग चाहेंगे, बांग्लादेश के लोग, तो भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसका बांग्लादेश के लोगों के लिए कमिटमेंट है। दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है औकात से बाहर पांव नहीं पसारना चाहिए। बाकी भारत की तीनों सेनाएं 24 घंटे मुस्तैद है। मोदी का प्लान बांग्लादेश को वो सबक देना है कि वह आगे कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचे। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर बातचीत होगी। तब तक कैपिटल टीवी पर दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।